हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सबको पता है कि आपका एग्जाम की डेट आ गया है, वो है 8 जनवरी को। सेकेंड सेमेस्टर का 8, 9, 10 है। और फोर्थ वालों का है 11, 12, 13। तो एग्जाम को देखते हुए ही आप लोगों के लिए जैसे मैथ और इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड की गई थी, तो आप लोगों की डिमांड थी कि वैसे ही पेपर 1, 2 और 5 भी करा दिया जाए। तो अभी हम पेपर 1 की 2 क्लासेस कर चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी क्लास है, ठीक है। तो जो बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके चैनल पे चेक कर ले, वहां पे उनको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और वो उसमें जो है 3 वीडियो में आप अगर अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, फिर आप अपने बुक से या कॉपी से जैसे भी रिवीजन करना हो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए, आप डायरेक्ट वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो मनुष्य है, मूल्य मतलब उसके उसके नैतिक मूल्य, ठीक है। तो मूल्य में क्या क्या आता है? दया आता है ना, अच्छाई आती है, उसके चरित्र के बारे में होता है, ठीक। तो ये सब आपका मूल्य होता है। तो वही कहा गया है कि जो मनुष्य का मूल्य है उसके विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परिवार को। और परिवार को क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि बच्चा हो या आदमी हो, बच्चे बच्चे से ही तो शुरू होता है, बालक से ही तो सब चीज शुरू होता है। बालक सबसे ज्यादा कहाँ से जुड़ा होता है? अपने परिवार से जुड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में जो मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो आपका परिवार को माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। यानी परिवार के द्वारा बच्चों को या बालकों को क्या क्या प्राप्त होता है? तो पहला क्या प्राप्त होता है? जीवन व्यवहार की शिक्षा, ठीक। कैसे जीवन को जीना है, किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, इन सब का क्या है? जीवन व्यवहार की शिक्षा। और दूसरा है आपका पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। यानी कि कैसे मतलब कि वक्त पड़ने पर सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो यह सब बच्चे को क्या करते हैं? परिवार से सीखने को मिलता है, ठीक। बच्चा अपने परिवार में यह देखकर सीखता है। तीसरा है आपका जीविकोपार्जन की शिक्षा। जीवन को कैसे मतलब कि जीना है, जीवन जीवन के लिए मतलब क्या करना है। जैसे कहने का मतलब है, जीविकोपार्जन का मतलब है कि हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है, उसके लिए हमें क्या पढ़ाई करनी है, हमें कौन सी नौकरी करनी है। तो इन सब की शिक्षा भी आपको कहाँ से मिलती है? परिवार को। यानी बालकों को कहाँ से मिलती है? परिवार से मिलता है। पहला है आपका जीवन व्यवहार की शिक्षा, दूसरा है आपका पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, और तीसरा है आपका जीविकोपार्जन की शिक्षा। तो ये सब तीनों जो आपका है, यह परिवार के द्वारा बच्चों को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। यानी जो समाज है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, ठीक। अच्छा, समाज किससे मिलके बना हुआ? एक इंसान से तो मिलके समाज बनेगा नहीं। जब वहां पे 2, 3, 4 लोग रहेंगे तब वही मनुष्य मिलके क्या बना देते हैं? समाज बना देते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य से क्या अभिप्राय है? ठीक, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, डार्क लग रहा है तो चलिए देखिएगा, राज्य से क्या अभिप्राय है, राज क्या होता है उसको समझिएगा। आई एल कैंडिल के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है आई एल कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है? कि एक सुसंगठित, ठीक, जिसमें क्या हो, सब एक साथ हो, संगठित हो। राजनीतिक यानी राजनीति भी हो, ठीक। समुदाय यानी कम्युनिटी यानी सब ग्रुप में हो, ठीक, के रूप में दी जाती है। यानी जो राज की परिभाषा है वो क्या करती है? एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। आपका जो राज्य है
वो क्या होता है कि सुसंगठित है, राजनीतिक है, इसमें समुदाय है, ठीक है, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के समुदाय हैं, सब एकजुट रह के रहते हैं। और इसमें क्या होता है, सरकार होती है, जिनके साथ क्या होता है, सरकार होती है। और इसमें लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, यानी हम आप मिल के ही क्या करते हैं, राज्य बनाते हैं। और राज्य में कैसी सरकार रखनी है वो भी हम और आप मिलकर चुनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के क्या प्रमुख कार्य है वो देखते हैं। तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। जो समाज है वो क्या करता है कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उनको पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज की, ट्यूशन की, कोचिंग की क्या करता है, स्थापना करता है। और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। और ये जो सारी संस्थानें हैं, इसको चलाने के लिए उनको फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकतंत्र जनता के लिए, ठीक है, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है, अब्राहम लिंकन जी का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी मतलब, ठीक है, क्या होता है आपका, विद्यालय में विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। तो देख, इसका आंसर नहीं लिखा है। चलिए इसको मैं अभी लास्ट में आपको करा देती हूँ, इसका शायद आंसर यहाँ पे नोट नहीं हुआ है। देखिएगा आगे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट बालक से आप समझते क्या है? ऐसे बालक, ड्रॉप मीन्स क्या होता है, छोड़ के, जैसे इसका इंग्लिश जो है आपका ड्रॉप आउट, ठीक। तो ड्रॉप मीन्स क्या होता है, छोड़ना, आउट मीन्स मतलब बाहर जाना। तो वही कहा जा रहा है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे बालक जो विद्यालय छोड़ के चले गए हैं उनको क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट। विद्यालय छोड़ने वाले बालक को ड्रॉप आउट कहा जाता है। ड्रॉप आउट किसे कहा जाता है, विद्यालय छोड़ने वाले बालक को ड्रॉप आउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन का नाम लिखिए। आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। दांडी मार्च हो गया और बहुत सारे आंदोलन हो गए, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। अगला देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय लिख सकते हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि वृक्षारोपण लगाएं आप, ठीक। पर्यावरण प्रदूषित करने से कम, प्रदूषण कम करके भी आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला है आपका वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखना है, तो पहला क्या है, वृक्षारोपण करके भी हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा, जल शुद्ध करने हेतु जो पानी के विकास हेतु नदियों की व्यवस्था, यानी जो जल है उसको शुद्ध रखने के लिए जो आपकी घरों से, कारखानों से, ठीक है, उद्योगों से जो गंदे दूषित पानी निकलते हैं उनके लिए क्या करना, नालियों की व्यवस्था करना, ठीक। और उनका पानी जो है, जो दूषित पानी है उसको नालों में बहाना, ना कि नदी में बहाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? अगस्त 1987 में, ठीक। कब? अगस्त 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है? तो इसको तो हम अपने से भी समझ सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण, ठीक, वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, यही वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण क्या है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा खाना, ठीक, हवा, पानी सब क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक। और ये जो दूषित चीजें हैं, ये जो गंदी चीजें हैं, जब हम उसको खाते हैं या उसको जब हम ग्रहण करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, हेल्थ खराब हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब चाहे यह प्रदूषण मानव के द्वारा ही क्यों ना हो।
है ना। प्रदूषण कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों का नाम लिखिए। यानी जनसंचार, ठीक, उसका क्या करना है? साधनों के नाम लिखना है। तो समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, ये सब क्या है? जनसंचार के साधन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, मतलब कि ऐसी चीजें जो न्यूज, मतलब कि ऐसा समाचार कह सकते हैं या सारी इंफॉर्मेशन जो लोगों तक क्या हो जा रही है? प्रसारित की जा रही, भेजी जा रही है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों का नाम लिखिए। जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, टेलीविजन से हम न्यूज सुनते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हो गई। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा, जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। आपकी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर जो भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए गए थे उनका मापन करना था कि यह कार्यक्रम कितना प्रभावित कर रहा है, इस कार्यक्रम को लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, यह लोगों के लिए बेहतर है कि नहीं, इन सब का क्या था? मापन करना ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, क्या था? फिर से समझ लीजिएगा, जनसंख्या नीति से क्या अभिप्राय है कि आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। यानी जो भी कार्यक्रम बनाए गए थे उसने कितना अपना लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है, कितने लोगों के द्वारा पसंद किया गया, तो इन सब का गणना करना या इन सब का मापन करना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। ठीक है, यानी जो बच्चियां होती हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला है आपका शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बालिका को क्या होता है कि उनको शैक्षिक अवसर यानी पढ़ने के लिए समान, उनको समानता, जैसे बहुत सारे घर में क्या होता है कि ऐसे समझिएगा कि वहां पे लिंग भेद होता है। यानी अगर उनके घर में बालक है, बालिका है, यानी लड़का और लड़की है, तो लड़का को क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, मतलब उन बालिकाओं को शैक्षिक अवसर नहीं मिल रहा है, उनको शैक्षिक अवसर की समानता नहीं है। तो ये जो है सबसे प्रमुख समस्या है। पहला ये तो सबसे प्रमुख समस्याएं है कि बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं मिलती है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। ठीक, दूसरा देखिएगा, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। जैसे कि कन्याओं के लिए जो शिक्षा है उसके लिए क्या है कि बहुत कम ही चीजें थी। अब तो जाके बहुत डेवलप हो गया, बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं, तो फिर भी क्या है कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कन्याएं या बालिका शिक्षा से वंचित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? आपका जो जनसंख्या शिक्षा है उसका प्रारंभ जो है कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या पर प्रथम बार राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ये प्रथम बार, ठीक, ये सब बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा, जनसंख्या पर प्रथम बार राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। जो आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1976 को। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1976 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त? तो अनुच्छेद 21 के क में, किसमें? अनुच्छेद 21 के क में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ये हम लोगों ने प्रारंभिक में भी पढ़ा था। देखिएगा, महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी? तो कब? 1988 में। कब? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संस्थान है। जो आपका जनसंख्या शिक्षा है उसका सहयोगी संस्थान जो है वो कौन है? यूनेस्को है। कौन है? यूनेस्को है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 45। देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आपका अनुच्छेद 21 का हो गया। अगर आपसे पूछता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो आपका अनुच्छेद 45 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, मूल्य का अर्थ समझिए। ठीक, मूल्य क्या होता है? वैल्यू, अभी जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, समझ लीजिएगा क्या होता है मूल्य। मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वैल्यू का। वास्तव में यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से बना है। ठीक, किससे बना है? वैलियर से बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, ठीक, कीमत, महत्व आदि। ठीक, वैल्यू, वैल्यू मीन्स क्या होता है? महत्व हो गया, योग्यता, उपयोगिता, ये सब क्या है? वैल्यू का अर्थ है। ठीक, अब हम देखते हैं मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन है आपका, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहला देखते हैं, देश के सुखद भविष्य हेतु आपका मूल्य परक शिक्षा होता क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, मूल्य ये होता है कि जैसे कि एक इंसान है तो कहेंगे कि इसके जो नैतिक मूल्य है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे वो सच्चा इंसान होगा, उसके अंदर सत्यनिष्ठा होगी, ठीक, उत्तरदायित्व की भावना होगी, उसके अंदर दया होगा, वह अपने राष्ट्र के लिए क्या होगा? मतलब समर्पित होगा। ठीक है, तो यही सब कहा जाता है कि जो मूल्य परक शिक्षा है वह बच्चों को देने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? देश की सुखद भविष्य हेतु, यानी जब बच्चों को मूल्य परक की शिक्षा दी जाएगी और उनके अंदर सारे अच्छे गुण होंगे तो क्या होगा? देश की जो भविष्य है वो क्या होगा? सुखद होगा, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा, व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु, और व्यक्ति के लिए भी क्या होगा? ये सुखद होगा। दूसरा है तीसरा देखिएगा आप, अनैतिकता की परख करने की सामर्थ्य का विकास, यानी जब उसके अंदर मूल्य होंगे अच्छे से, वो हर चीज को समझेगा तो वो क्या करेगा? उसको अनैतिकता की परख भी होगी, है ना? अनैतिकता की परख करने की सामर्थ्य भी होगी। तो कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर यानी बच्चों के अंदर मूल्य परक शिक्षा के द्वारा क्या सिखाया जाता है कि उनको नैतिकता का तो पाठ पढ़ाया जाता है, और जब वो नैतिकता का पाठ पढ़े रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वह अनैतिकता को अच्छे से परख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था। अब फिर से समझिएगा अगला वाला, भौतिकवादी व अध्यात्मवादी संस्कृति में समन्वय है। ठीक, अगला है आपका, व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। ठीक, अब देखिए, अभी मैंने आपको जो बताया वही चीज है। तो किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए, यानी मनुष्यों के अंदर जो 4 मूल्य होते हैं उनका उल्लेख करना है। तो पहला क्या हो गया? सच्चाई। ठीक, दूसरा आपका हो गया सत्यनिष्ठा। ठीक, तीसरा हो गया आपका उत्तरदायित्व की भावना, और चौथा हो गया आपका दया भाव। ये क्या है? आपका मानवीय मूल्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? अर्बन का है। किसका है? अर्बन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। समाज की क्या करनी है? परिभाषा लिखना है। तो देखिएगा, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज क्या है कि समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं के अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। यानी समाज क्या है कि जो है पारस्परिक सहयोग से, यानी मनुष्यों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से अलग अलग समूह से, चाहे वो जिस भी विभाग में कार्य कर रहे हो, ठीक, तो क्या होता है, इन सब को कंट्रोल करना, इन सबको मिलाकर ही क्या होता है, आपका समाज बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, राज्य एवं जनसंचार है, यह सब शिक्षा के प्रभावी कारक है। किसके हैं? शिक्षा के प्रभावी कारक है। ठीक, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा। राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय सद्भावना, तो राष्ट्रीय सद्भावना क्या होता है कि राष्ट्रीय एक भावना है, ठीक है, जो क्या होता है, व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन देश का नागरिक भी है। ठीक, क्या है राष्ट्रीय सद्भावना? राष्ट्रीय एक भावना है और जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन देश का नागरिक भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो आपका जो राष्ट्रीय सद्भावना है उसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो क्या है? जातिवाद है ना। जातिवाद के कारण भी क्या होता है, राष्ट्रों में जो है शांति भंग हो जाती है, प्रांतीयता, ठीक, सांप्रदायिकता, ये सब कारक क्या है, आपके राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। कैसे विकास किया जाता है, समझिएगा फिर से। शिक्षक द्वारा छात्रों में, यानी शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षक द्वारा स्वयं इसका अमल करके, यानी जब शिक्षक जो है उसको खुद फॉलो करेगा, राष्ट्रीय सद्भावना को मतलब मानेगा, उसको कैसे, जब वह सारे नियम को, ठीक, जो भी चीजें हैं, शिक्षक जब फॉलो करेगा तो छात्र क्या होंगे, जब वो देखेंगे कि अच्छा हमारे टीचर्स ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हर चीज, तो क्या होगा कि बच्चे भी उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक, जैसे कि साफ सफाई करना, गंदगी ना करना, है ना, हर जगह पे, क्योंकि देश तो हमारा है, सिटी हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जब शिक्षक स्वयं वह चीज फॉलो करेगा तभी छात्र भी देख के क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? अब समझिएगा पहले, सार्वभौमिकरण होता क्या है। ठीक है, सार्वभौमिकरण क्या होता है? तो अतीत काल से ही मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य, समुदाय तथा समुदाय के मध्य, सन्नति तथा संतति के मध्य अपने व्यवहारिक अनुभव भंडार का संचार करने हेतु उपयोग किया है। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इसको आप समझ में नहीं पाएंगे, बहुत टफ लैंग्वेज है। देखिएगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता क्या है, इसको समझ लीजिए। सभी बच्चों को, ठीक, चाहे वो जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको क्या करना, एक समान शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिएगा। पहला उद्देश्य है आपका बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। जो आपका शिक्षा का उद्देश्य है वही आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण का भी उद्देश्य है। ठीक है, अगला है आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य। ठीक, अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। फिर देखिएगा अगला सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अगला है सामाजिक कुशलता का विकास। अगला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है,
बौद्धिक यानी बुद्धि और मानसिक विकास, ठीक। शारीरिक यानी शरीर का विकास करना, मांसपेशियों का विकास करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ठीक। सामाजिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जीविकोपार्जन का उद्देश्य यानी उनको क्या करना है, शिक्षा के द्वारा उनको जीवन कैसे जीना है, उनको लाइफ में मतलब कैसे पढ़ाई करे कि वह अपने जीवन को चलाने के लिए वह कौन सी नौकरी पा सकते हैं। तो ये है, ठीक। अगला देखिएगा, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य, ठीक। इतना बहुत है। अगला देख लीजिए, अंतर व्यक्तित्व संचार कौशल विकास का उद्देश्य। फिर अगला है वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल विकास का उद्देश्य, ठीक। अगला है आपका ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ये था आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य। वही सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो शिक्षा के उद्देश्य है वही शिक्षा के सार्वभौमिकरण के भी उद्देश्य है, ठीक। अगला देखिएगा क्वेश्चन, मूल्य परक शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। मूल्य परक जो शिक्षा है उसका क्या सिद्धांत है, तो देखिएगा, पहला है आपका, देखिएगा, मूल्य परक शिक्षा धार्मिक शिक्षा से भिन्न है। यानी जो मूल्य परक शिक्षा है वह धार्मिक शिक्षा से क्या है, बिल्कुल अलग है। अतः इसमें धर्म विशेष पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। यानी आपका जो मूल्य परक शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा से भिन्न है और इसमें धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा इसमें नहीं देना है, ठीक है, या नहीं देना चाहिए। अगला देखिएगा, मूल्य परक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता घर विद्यालय के आदर्श वातावरण एवं शिक्षक के आधार पर होना चाहिए। आपका जो मूल्य परक शिक्षा है, इसका जो सबसे अच्छे से, ठीक, क्या होता है सफलता, यानी कहने का मतलब है कि मूल्य परक शिक्षा जो है वो सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है, ठीक। और विद्यालय का जो अच्छा वातावरण है और शिक्षक है उनसे क्या होते हैं, बच्चे मूल्य परक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा पॉइंट, इसे स्वतंत्र विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न विषयों में इसके लिए मूल्यों को समाहित किया जाए। यानी सिर्फ इसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना बना दिया जाए, बल्कि यह सभी सब्जेक्ट में क्या हो, अलग अलग चीजों के रूप में उसमें समाहित हो, ठीक। जैसे अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसी ऐसी स्टोरीज होती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज होती है कि हमें वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, ठीक। अगला देखिएगा, संविधान के निर्देशित मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्य परक शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी आपका जो मूल्य परक शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो क्या होना चाहिए, संविधान के जो निर्देशित मूल्य हैं और सामाजिक के लिए जो उत्तरदायित्व मूल्य परक शिक्षा है वही उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए, ठीक। फिर से समझिएगा, आपका जो सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्य परक शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, संविधान के निर्देशित मूल्य, ठीक। अगला देखिएगा, मूल्य परक शिक्षा को समाज की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यानी जो मूल्य परक की शिक्षा है वह समाज में आर्थिक व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। समझिएगा फिर से, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, या तो फिर ये आ सकता है कि भारत में जनसंचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो समझिएगा, देखिएगा, भारत विविधताओं का देश है। सभी को पता है कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यानी हमारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग, ठीक है, अलग अलग राज्य के लोग जो है रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी धर्म हैं, और क्या होता है, अलग अलग राज्य के अलग अलग पहनावे हैं, बोलियां हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि भारत जो है वो क्या है, विविधताओं का देश है। विविधताओं वाले इस देश में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच संदेश पहुंचाना एक समस्या रही है। तो वही कहने का मतलब है कि इतने बड़े देश में, ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, यानी इतने सारे लोग हैं, तो सभी के पास संदेश पहुंचाना क्या है, एक समस्या रही है। उसके बाद, जब टेलीविजन अथवा इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे,
लोग पारस्परिक संवाद के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त करते थे। यानी कहने का मतलब है कि उस टाइम में जब आपका टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो क्या करते थे कि लोग आपस में ही एक दूसरे से बात करके ही क्या करते थे, सूचनाएं प्राप्त करते थे। ठीक, इन स्रोतों में धार्मिक उपदेशक, मानव संवाद वाहक, व्यापारी, यात्री तथा दूसरे पारंपरिक माध्यम प्रमुख थे। तो और यह किन स्रोतों के आधार पे होता था? जो धार्मिक उपदेश देते थे, ठीक, वो आके बताते थे, यानी वो जब उपदेश देते थे तब उनको सूचनाएं मिलती थी। ठीक है, व्यापारी, जैसे व्यापारी बाहर जाता था व्यापार करने, ठीक, यात्री जाता था यात्रा करने, तो वो सब जब आते थे तो वो सब क्या करते थे, वहां की सूचना बताते थे। इस प्रकार लंबे समय से समस्त प्रकार के संचार रणनीतियों, मॉडल एवं प्रयोगों का प्रयोग होता रहा। फिर भी संचार के नवीन साधनों के उपलब्ध हो जाने से परंपरागत सूचना स्रोतों की लोकप्रियता कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब आपका ये आधुनिक जो संचार है वह जब से जो है लागू हो गया, तो यह क्या हो गया कि सब आधुनिक जनसंचार को ज्यादा महत्व देने लगे, यानी सब इंटरनेट टेलीविजन को ज्यादा महत्व देने लगे। उसके बाद जो पुरानी परंपरागत सूचना स्रोत थे उनकी लोकप्रियता कम हो गई, यानी उनको सब कम पसंद करने लगे। ठीक है, आजकल कहाँ सब एक दूसरे से बात करते हैं, बल्कि आप देखेंगे तो व्हाट्सएप इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना, तो वही कहा जा रहा है। लोग पत्र नहीं लिखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनसंचार साधनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंचार साधनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा। समाज पर जनसंचार के साधन जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म या सिनेमा, रिकॉर्ड या वीडियो का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो रेडियो है आपका, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, फिल्म है, ठीक है, इन सब का जो है समाज पे क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के ये साधन विशेष रूप से फिल्में, रेडियो, टीवी एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रोताओं को संदेश पहुंचाते हैं। यानी आपकी जो फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, ये सब क्या करते हैं कि सभी जो देश में लोग हैं उनको एक साथ संदेश पहुंचाते हैं। इन साधनों ने समस्त सीमाओं को समाप्त कर दिया। ठीक, जैसे भारतीय नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक रामायण, महाभारत आदि का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों को वर्तमान में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप से प्रभाव पड़ा है, परंतु इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। यानी कहने का मतलब है कि जब से आपकी टीवी हो गई, रेडियो हो गया, इंटरनेट की दुनिया जब से शुरू हो गई, तब से क्या हुआ कि जो पुरानी परंपराएं थी वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा प्रभाव भी पड़ा है और बुरा प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो परिवर्तन हुआ है वो अत्यधिक अच्छा ही हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। तो समझिएगा, प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, रीति व्यवहार, नीति, धर्म के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। कहने का मतलब है चाहे जो भी देशवासी हो उसको अपने देश के लिए क्या होता है, देश की सभ्यता, संस्कृति हो गई, वहाँ की जो रीति व्यवहार है, धर्म है, उसके प्रति क्या होता है, उसको प्रेम होना क्या है, स्वाभाविक है। जैसे हर बच्चे को अपना परिवार पसंद है, ऐसे हर एक नागरिक को अपना देश पसंद है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता तथा महत्व को व्यक्त किया जा सकता है, निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला देखिएगा, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सद्भाव की जरूरत पड़ती है। यानी जो पूरा विश्व है इसकी सुरक्षा के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की जरूरत पड़ती है। ठीक, अगला देखिएगा, विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों में मानवीय मूल्यों तथा सद्गुणों के उद्भव के लिए भी आवश्यक है। ठीक, अगला, सभी देशों के आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए भी आपका अंतरराष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है।
अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या है कि जैसे कि समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या होता है कि अपने देश में जो है लोग, ठीक, मतलब कि विश्व के प्रति भी क्या हो, कि उनको प्रेम हो, वही समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय क्या है आपका सद्भावना है। मतलब अपने देश के लिए तो हो ही, जो दूसरा आपका कंट्री है उसके लिए भी हो। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, यही तो होता है अंतरराष्ट्रीय, जो दूसरे देश होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। चलिए देखिएगा अगला, पिछड़े राष्ट्रों को इससे विकास का अवसर प्राप्त होता है। अगला है आपका, प्रत्येक देश में विद्यमान आंतरिक मतभेदों, आतंकवाद आदि की समाप्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, विविध राष्ट्रों में परस्पर आदान प्रदान, आवागमन, शैक्षिक भ्रमण के लिए अंतरराष्ट्रीय एकता आवश्यक है। यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय एकता ही नहीं रहेगी तो आप जैसे बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, रहते हैं, तो जब उनके अंदर अंतरराष्ट्रीय सद्भावना ही नहीं रहेगा तो वो तो क्या करेंगे, अपने देश में आने ही नहीं देंगे। तो वही कहा जा रहा है कि विविध राष्ट्रों में परस्पर आदान प्रदान, आवागमन, शैक्षिक भ्रमण के लिए भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय एकता आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान बताइए। ठीक, या तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको समझिएगा। देखिएगा, भारत एक लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र, लोगों की सुनी जाती है। ठीक, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेमोस से लिया गया है। कहाँ से, डेमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोग यानी पीपल, तथा क्रेटोस शब्द का अर्थ है नियम यानी टू रूल। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा नियम यानी रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा नियम। ठीक है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। देखिएगा, आपका जो डेमोक्रेसी उसका मतलब ये है कि सिर्फ जो आपकी जनता है उसी के द्वारा जो है क्या होता है, लोग चुनते हैं, यानी लोगों के द्वारा, ठीक, लोगों पर, यानी जैसे ये आपके पीएम हो गया, सीएम हो गया, एमएलए हो गए, तो वही कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा लोगों पर नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाती रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो देखिएगा, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन समझिएगा। समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। जैसे क्या है कि समाज में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता रहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इस सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है, और इस परिवर्तन में यानी इस बदलाव में शिक्षा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन को हो जाता है। शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयत्न करे जो समाज में नव जीवन का संचार करे, और इस प्रकार क्रमशः समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो पहले क्या करता है कि भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, यानी जो पहले परिवर्तन होता है वो भौतिक सांस्कृतिक के रूप में होता है, उसके बाद अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन में होता है। और क्या है कि शिक्षा का कार्य यह भी है कि प्रेजेंट टाइम में उन परिवर्तन यानी वह बदलाव लाने का प्रयास करे, जिससे क्या होता है, समाज में उसको और समाज क्या और प्रोग्रेस करे, ठीक, और प्रगति पर बढ़े। तो इसलिए कहा जाता है कि बदलाव जरूरी है। ठीक, अगला देखिएगा, समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। हम अभी बता चुके हैं कि कुछ शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन, अच्छा ये तो कोई मतलब नहीं है, ये लैंग्वेज से। देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है आपका, समझ में आया कि सामाजिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसके बाद अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसके बाद
शिक्षा का जो शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है ठीक सामाजिक परिवर्तन में। और शिक्षा के द्वारा ही वर्तमान टाइम में क्या होता है कि बदलाव लाने की कोशिश की जाती है और कोशिश की भी गई है, जिससे क्या होता है समाज की और प्रगति होती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बाल श्रम। समझिएगा, बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इसके निवारण के उपयोगों का उल्लेख कीजिए। बाल श्रम किस प्रकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है? देखिएगा इसका क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, समझिएगा। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। पहले समझ लीजिए बाल श्रम होता क्या है। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं और वह मजदूरी कर रहे हैं, वही आपका बाल श्रम कहलाता है। ठीक। तो बाल श्रम का स्वरूप हमें कहाँ देखिए, शहर में, गांव में, हर जगह देखने को मिलता है। ठीक। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर छोटे छोटे मासूम बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे स्कूल जा सके। यानी कहने का मतलब है बाल श्रम क्या है, जो 14 वर्ष के कम के बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। देखा गया है कि बहुत सारे जो आपकी स्कूटर साइकिल की दुकानें होती हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक, वहां पे क्या होते हैं, कारखाने हो गए, वहां पे सब बच्चे कार्य करते हैं। मतलब बालक जो है वो मजदूरी करते हैं। और बहुत सारे घरों में देखा गया है कि लड़कियां जो होती हैं वो भी अपना खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, बर्तन इत्यादि ये सब काम करती हैं। और इन सब का मुख्य कारण क्या है कि उनके यहाँ जो है क्या है, गरीबी है, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, इसलिए वो इतनी कम उम्र में क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ठीक। और इस वजह से वह क्या होते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। उनकी परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि वह स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इसी कारण सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। और फिर सरकार और संविधान ने क्या किया है कि एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे क्या हो कि उनको निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाए गए हैं। इसी आधार पे क्या हुआ है, आपका निशुल्क शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाया गया है। किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। यानी आपका जो अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य बाल शिक्षा है, उसमें एक जो परिवार की स्थिति होती है, यह मूल तरीके से क्या है, यह बाधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। यानी जब परिवार की स्थिति बहुत ही खराब होती है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तो बाल श्रम यानी बच्चे क्या होते हैं, मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं, यानी वह मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। तो बाल श्रम के कारण क्या होता है, बच्चे का बचपन छिन जाता है। ठीक है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। कहने का मतलब है कि बाल श्रम के कारण क्या होता है, जो बच्चों को स्कूल में जाके शिक्षा लेनी चाहिए, वह मजदूरी करते हैं और उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वह सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है और बच्चों का बचपन क्या होता है, छिन जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं और इससे क्या हानियां होती है? तो देखिएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं हम। 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। ठीक है। यानी 20वीं शताब्दी जो अभी 20th सेंचुरी चल रहा है, उसमें क्या है कि जो भी मतलब जो हमारा परमाणु ऊर्जा है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी इस टाइम में जो भी चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही है, उसमें परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जैसे समझिएगा, परमाणु संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह है। यानी परमाणु संयंत्रों से होने वाला जो प्रदूषण है उतना ही अधिक भयावह है।
आपका जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है वो परमाणु संयंत्रों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसी को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इन संयंत्रों से जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। इनसे क्या होता है कि जल का कि जमीन का, वायु का क्या होता है, बहुत लंबे समय तक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है। जो आपका परमाणु ऊर्जा है वो और जो अन्य स्रोत है उसके अपेक्षा क्या है, सस्ती है। अतः विश्व के अनेक देशों ने इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत गृहों से निकलने वाली यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी इन परमाणुओं से जो भी आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है वही आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। ठीक, जो जन स्वास्थ्य हेतु बहुत ही घातक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ठीक है, देखिएगा। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका निभाती है। यानी आपकी जो पर्यावरण शिक्षा है वो पर्यावरण को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए क्या करती है, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यानी पर्यावरण शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बच्चों को शिक्षित किया जाता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, तो फिर सब पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, यानी पर्यावरण का बचाव करते हैं। देखिएगा, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर पर्यावरण संबंधित जितने भी ज्ञान है, दक्षता है, ठीक, और हमारा पर्यावरण अगर नष्ट होगा तो क्या फिर इफेक्ट होगा, मतलब सब मिला के पर्यावरण के बारे में टीचर बच्चों को जागरूक करते हैं, बच्चों को बताते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं कि वह जो है अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी जब बच्चों को ज्ञान देंगे अच्छे से, बच्चे फॉलो करेंगे उन सब चीजों को, क्या होगा, वो अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक, देखिएगा आगे। शिक्षण तथा शिक्षण संस्थानों, ठीक है, शिक्षण तथा शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकती है। ठीक? शिक्षण तथा शिक्षण संस्थाएं यानी शिक्षक सॉरी टीचर और जो शिक्षण संस्थाएं हैं यानी स्कूल और कॉलेज जो है वो दो प्रकार के कार्य करके आपके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं। जैसे कि पहला, अंतर परिसर कार्य यानी कैंपस फंक्शंस, यानी स्कूल के अंदर जो है एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें जिसके द्वारा उसमें क्या हो, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें। ठीक, एक क्या हुआ कॉलेज के अंदर, और दूसरा जो है वो बाह्य परिसर कार्य यानी आउटसाइड, यानी बाहर जो है क्या करें, वो फंक्शंस यानी कार्यक्रम करें जिसके द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सके। ठीक, देखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? ठीक, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, तो समझिएगा। मूल्यों के विकास में विद्यालय दो प्रकार से अपना योगदान देते हैं। पहला है आपका बालकों में जीवन उपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, समझिएगा पहले। कहने का मतलब ये है कि जो मूल्यों का विकास है यानी मूल्य का जो विकास है उसमें विद्यालय का योगदान क्या है, यानी स्कूल का योगदान क्या है, तो देखिएगा। पहला जो है आपको बालक में जीवन उपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना है, यानी बालक में बालक के लिए जो भी जीवन उपयोगी मूल्य है, आवश्यक मूल्य है, उनको और विकसित करना विद्यालय का ही क्या है, योगदान है। ठीक, दूसरा देखिएगा, बालक में उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करना, बालक को क्या करना, उपयोगी ज्ञान से उनको अच्छे से समझाना। ठीक?
तीसरा देखिएगा, छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण विकसित करना, ठीक, जिससे मुक्त चिंतन, सृजनात्मक, मौलिक क्षमता तथा योग्यताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कर सके एवं उस आधार पर स्वतंत्र निर्णयात्मक क्षमताओं को अपने में समावेश कर सके। यानी छात्रों के अंदर क्या करना है, ज्ञानात्मक पहलू को हर तरह से क्या करना है, विकसित करना है, जिससे क्या हो सकते हैं, बच्चा फ्री होके चिंतन कर सके, ठीक, सृजनात्मक की क्षमता उसमें क्या हो, समाहित हो जाए, ठीक, मौलिक क्षमता हो गया, सारी चीज मिला के उसके अंदर क्या हो, ये सब क्षमताओं का विकास हो जाए, ठीक। अगला देखिएगा, हमारी संस्कृति तथा प्राचीन भारतीयों आदर्शों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में उन्हें समाविष्ट किया जा सके। वे एक लक्ष्य और भी अपने सामने रखते हैं, उनमें समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि तथा परिवर्तन की क्षमता का विकास किया जा सके, ठीक। अगला देखिएगा, बालक एवं बालिकाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जिससे वे बड़े होकर अपने अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित कर प्रबुद्ध नागरिक बन सके, ठीक। यानी बालक और बालिकाओं के अंदर क्या करना, प्रजातंत्रीय मूल्यों के लिए उनको जो भी है उनको गुणों का विकास करना, ताकि वो बड़े होके क्या करें, प्रजातांत्रिक मूल्य का जो है उसको फॉलो करके अच्छे नागरिक बन सके, ठीक। अगला देखिएगा, बालकों को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अलावा आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख किया जा सके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला आप लोग को पढ़ाया गया है पिछली क्लास में। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार रखिए। तो देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय के जो है विभिन्न कार्य हैं, जैसे पहला है आपका शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, ठीक। क्या है आपका शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, इसको समझिएगा क्या है। प्रत्येक समाज में कुछ स्थायी मूल्य होते हैं, यानी हर एक समाज में क्या होता है, एक परमानेंट मूल्य होता है जो समाज को स्थायित्व प्रदान करता है, जो क्या करता है, समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। इन्हें शाश्वत मूल्य कहा जाता है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, शाश्वत मूल्य कहा जाता है, ठीक। और देखिएगा, भारत समाज के प्रमुख शाश्वत मूल्य है, हमारे जो भारत समाज है उसका शाश्वत मूल्य क्या क्या है, सहिष्णुता, ठीक, सत्यम शिवम, दूसरे का कल्याण, अहिंसा आदि, ये सब क्या है, शाश्वत मूल्य है। तो कभी किसी कारणवश सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में इनमें दुर्बलता की स्थिति बनती है, तो शिक्षा ही इन मूल्यों को संरक्षण करती है। समझ में आया, यानी हर एक समाज में स्थायी मूल्य होते हैं, वही क्या कहलाता है, समाज का स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक। वही मूल्य क्या करता है, समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। और इन शाश्वत, इन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका शाश्वत मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा आपका क्या है, जो समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं और इन्हें शाश्वत मूल्य कहा जाता है। और कुछ शाश्वत मूल्य है जो भारत के हैं, जैसे सहिष्णुता हो गया, सत्यम हो गया, शिवम हो गया, दूसरे का कल्याण, अहिंसा। तो कभी कभी क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में इसमें क्या होती, कमी आ जाती है, तो शिक्षा के द्वारा ही इन मूल्यों का संरक्षण किया जाता है, ठीक। अगला देखिएगा, देखिएगा दूसरा है आपका नवीन परिवर्तन लाने में सहायक है, ठीक। यानी नया आपका जो ये मूल्य है, शिक्षा का मूल्य है, उसकी तरह क्या होता है, नए परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जैसे समाज में विभिन्न कारकों के फल स्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। शिक्षा इन विचारों तथा बदलावों को स्वीकार करने के अनुकूल वातावरण का सृजन करती है तथा लोगों को इस स्वीकार करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करती है, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपके 2 नंबर के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, ठीक है।
2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप इतना लिखेंगे तो आपका तो 10-15 मिनट, मान लीजिए इतना पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है। इसलिए एक दो हेडिंग लिख के उसका थोड़ा मेन पॉइंट लिख दिया करिए। उसके बाद क्या किया करिए आप लोग कि इन सबको लिख दिया करिए, मेन मेन हेडिंग की, सांस्कृतिक हस्तांतरण की, सामाजिक गत्यात्मक और सामाजिक सुधार। ठीक है। और क्या है आपका, ज्ञान के क्षेत्र में विकास, यही आपका क्या है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका है। ठीक है। तो चलिए, ये था आपका आज का क्लास, जो कि आपका पेपर 1 का पार्ट 3 है। ठीक है। पेपर 1 का ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 क्लासेस आपकी कराई जा चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए, क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे चैनल मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।